हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स देखे थे, ठीक। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स देखे थे और कुछ सिंपैथोलिटिक ड्रग्स देखे थे, ठीक। तो वहाँ पे हम डोपामिन और डोब्यूटामिन का एक केस उठा के हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ये मतलब हुआ कि आपका जो हार्ट है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा है, जो कि नेसेसरी है टिश्यू परफ्यूजन के लिए, ठीक। तो उस केस को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक। तो उस वजह से जो कार्डियक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और फिर टिश्यू परफ्यूजन भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उस वजह से पेशेंट जो होता है वो कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है, ठीक। ऑन द अदर हैंड रीनल फेलियर भी हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट्स को। क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट लो हो रहा है तो रीनल परफ्यूजन भी इफेक्ट हो जाएगा, और फिर एक बार रीनल परफ्यूजन इफेक्ट होता है तो फिर रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं, ठीक। ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये क्रॉनिक कंडीशंस हैं। बेसिकली एक लॉन्ग टर्म टाइमलाइन होता है जिसमें पेशेंट धीरे 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 करके टिश्यू कॉम्प्रोमाइज या फिर टिश्यू डैमेज एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। एंड रिजल्ट क्रॉनिक होगा। तो इसलिए क्रॉनिक रीनल डिजीज बोलते हैं या क्रॉनिक रीनल फेलियर बोलते हैं या फिर क्रॉनिक हार्ट फेलियर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो बेसिकली रीनल फेलियर होगा तो ऑलिगोयूरिया क्रिएट होगा, और CHF होगा अगर तो कार्डियोजेनिक शॉक होगा। तो बात ये थी कि डोपामीन यूज़ करना है या डोब्यूटामीन यूज़ करना है। तो अगर मैं कहूँ कि एक पेशेंट है जिसको सिर्फ कार्डियोजेनिक शॉक है, ठीक। तो सिर्फ कार्डियोजेनिक शॉक है तो क्या ड्रग देना चाहिए। और दूसरा पेशेंट है जिसके केस में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी है और रीनल फेलियर भी है, तो उस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा। मेरे पास ये दोनों ड्रग्स अवेलेबल हैं, डोपामीन और डोब्यूटामीन। तो डोपामीन जो होता है वो बीटा 1, अल्फा 1 और डोपामीन 1 रिसेप्टर्स पे काम कर सकता है, ठीक। और डोब्यूटामीन सिर्फ सेलेक्टिवली बीटा 1 पे काम कर सकता है। ये दोनों एगोनिस्ट के ड्रग्स हैं, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स हैं, ठीक। दैट मीन्स बाय स्टिमुलेटिंग दीज रिसेप्टर्स, ठीक, दे स्टिमुलेट द टिश्यू। तो डोपामीन का एक इंपॉर्टेंट हमें रिलेशन पढ़ना है, डोज डिपेंडेंट रिलेशन जो है, जो डोज डिपेंडेंट एक्शन है। बेसिकली यहाँ पे डोपामीन का डोज बदलने से डोपामीन का एक्शन चेंज होता रहता है, क्योंकि डोपामीन के पास रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं जिस पे वो काम कर सकता है, ठीक। तो डोपामीन की अगर मैं बात करूँ, लो डोज का मतलब हुआ कि लेस देन 2 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम पर मिनट। मतलब डोपामीन को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं इन्फ्यूजन से, ठीक, IV इन्फ्यूजन। तो जो लो डोज है तो लेस देन 2 माइक्रोग्राम है। मीडियम डोज का मतलब हुआ 2 to 10 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम पर मिनट, ठीक। उसी तरह से हाई डोज की अगर मैं बात करूं तो 10 to 15 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम पर मिनट, ठीक। तो ये डोजेज हो गए। अब फंडा ये है कि जब डोपामीन लो डोज पे काम करता है तो वो सिर्फ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करेगा, ठीक। इसका ये मतलब हुआ कि अगर लो डोज यूज़ करूंगा मैं डोपामीन का तो वो क्या करेगा, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक। और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं इंट्रासेलुलरली साइक्लिक AMP बढ़ाएंगे, ठीक। और फिर फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक। लेकिन एंड में क्या होगा कि जो पोटेशियम ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो खुल जाएंगे। तो एक बार लो डोज पे डोपामीन काम कर रहा है तो जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो हमारे पास वेसल्स हैं, जैसे रीनल वेसल है, ठीक, तो उसमें प्रोसीजर तो यही होगा, क्योंकि डोपामीन एक सिंपैथेटिक ड्रग है, हमें ये मालूम है। तो साइक्लिक AMP बढ़ेगा, फॉस्फोकाइनेज A एक्टिवेट होगा, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इस वजह से जो स्मूथ मसल्स रीनल वेसल में प्रेजेंट है वो कंस्ट्रिक्ट करने के बजाय रिलैक्स करेंगी, ठीक, क्योंकि पोटेशियम इफ्लक्स होगा और सेल हाइपरपोलराइज हो जाएगा स्मूथ मसल का। तो इस वजह से वेजो डायलेशन होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि लो डोज पे डोपामीन एट लो डोज गिव्स वेजोडाइलेशन, ठीक। और वेजोडाइलेशन करेगा अगर तो इसका ये मतलब हुआ कि रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ठीक, रीनल परफ्यूजन अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं डोज बढ़ा दूं डोपामीन की, ठीक, तो जो बाकी अवेलेबल रिसेप्टर्स हैं बीटा 1, अल्फा 1, ठीक, वो भी स्टिमुलेट होने लगेंगे, ठीक। तो जब अल्फा 1 स्टिमुलेट हो जाएगा, अल्फा 1 स्टिमुलेट होगा तो अल्फा 1 स्टिमुलेशन पर क्या होगा हमको सब मालूम। तो जो हाई डोज डोपामीन होगा वो अल्फा 1 पे भी काम करने लगेगा। बेसिकली हर ड्रग का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ठीक। और ये सारे एड्रेनर्जिक सिस्टम के ड्रग्स हैं, ठीक।
या हार्मोन्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स या ड्रग्स जो हैं मल्टीपल रिसेप्टर्स पे काम कर सकते हैं, तो वो डोज डिपेंडेंट फैशन आपको एक्शन देंगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि लो डोज पर तो वो अपने ही रिसेप्टर से पहले बाइंड करेगा, ठीक, जो उसका क्लोज फ्रेंड होगा। उसके बाद जाके दूर रिलेटिव्स या फिर जो दूर के दोस्त हैं उनसे बात करेगा, तो इसके लिए हाई डोज होना पड़ेगा। तो हाई डोज जब डोपामिन दोगे तो अल्फा 1 स्टिमुलेट हो जाएगा, और अल्फा 1 स्टिमुलेट होगा तो साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, और साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, फॉस्फोकाइनेज ए एक्टिवेट होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक। तो हाई डोज हाई डोज पे डोपामिन क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन दिखाएगा, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि अल्फा 1 स्टिमुलेशन, डोपामिन ऑन अल्फा 1 स्टिमुलेशन शोज vasoconstriction, but dopamine on at low doses shows stimulation at dopaminergic receptor D1, which in turn leads to vasodilation, ठीक। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने, एक तो डोपामीन है और दो ब्यूटामीन है, ठीक। तो दो ब्यूटामीन तो सेलेक्टिवली बीटा 1 पे काम करता है, इसका मतलब हार्ट पे काम करेगा, बीटा 1 होता है हार्ट पे, तो ये बाइंड करेगा और स्टिमुलेट करेगा, ठीक। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन दिखाएगा, ठीक। हार्ट रेट बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा, ठीक। तो आइनोट्रोपिक का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की ज्यादा होने लगेगी। ऑन द अदर हैंड डोपामीन जब बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो भी आइनोट्रोपिक एक्शन दिखाएगा। तो इसका मतलब डोपामीन एंड डोब्यूटामीन दोनों ही कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशंस में दिया जा सकता है। द डिफरेंस हियर लाइज इन द रीनल फेलियर। तो जो रीनल फेलियर वाला फैक्टर है ना, उसमें ये देखना पड़ेगा मुझे कि कौन सा इन दोनों में से ड्रग रीनल फेलियर को इंप्रूव कर सकता है, मतलब रीनल ब्लड फ्लो को बेहतर कर सकता है। तो रीनल ब्लड फ्लो अलॉन्ग विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, आई विल हैव टू यूज डोपामीन, बिकॉज डोपामीन can stimulate beta 1 receptors present on the heart as well as stimulate dopaminergic receptors on the renal vessels, which will lead to vasodilation and improve renal perfusion. On the other hand, a patient only with congestive heart failure should be given dobutamine. ठीक। तो यहाँ पे आंसर लाई कर रहा है हमारा ड्रग्स का यूज। जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया ना, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली दोनों के इंट्रासेलुलर पाथवे डिफरेंट है, दोनों रिसेप्टर्स के। इसलिए एक ही ड्रग, एक ही डोपामीन अलग अलग रिसेप्टर पे अलग अलग एक्शन दे रहा है। डोपामीन आप ऐसे समझो कि सिंपैथेटिक ड्रग है, ठीक। तो लॉजिकली क्या करना चाहिए, रीनल वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना चाहिए, वो करता है, लेकिन एट हाई डोजेस। एट लो डोजेस इट फॉलोज अ डिफरेंट पाथवे मैकेनिज्म लीडिंग टू एटीपी सेंसिटिव potassium channels to open up and leading to potassium efflux, which makes the smooth muscles of renal vessels relax, and this leads to vasodilation of the renal vessels. This pathway is used in the patient with renal failure along with congestive heart failure, because dopamine has the property to stimulate beta 1 receptors present on the heart, leading to inotropic action, ठीक, which saves both the conditions, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो बेसिकली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस अंडर सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, ठीक। तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विच हेल्प टू फाइट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस by the activation of sympathetic nervous system. On the other hand, those tissues and organs which don't help to fight under stress, ठीक। तो यहाँ पे जो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो हेल्प करेंगे फाइट करने के लिए, उनको हमें स्टिमुलेट करना पड़ेगा, ठीक। और जो टिश्यूज ऑर्गन्स हमारे स्ट्रेस को फाइट करने में मदद नहीं करेंगे, उन्हें हमको इनहिबिट करना पड़ेगा, ठीक। बेसिक ये रूल है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही एक बेसिक जनरलाइजेशन है, जनरलाइज्ड रूल है, जो कि सारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक। और हमें फिर रिसेप्टर्स को रटना नहीं पड़ेगा कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा और उसका एक्शन क्या होगा टिश्यू पर, ठीक। तो जनरलाइज्ड रूल ये है कि जो भी टिश्यू को हमें स्टिमुलेट करना होगा, जो हमारे सिंपैथेटिक एक्शन में या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारी मदद करेंगी, उनको हम 1 से याद करेंगे, ठीक। और जो भी रिसेप्टर्स हमारे टिश्यू ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होने चाहिए, जो हमारे टिश्यू ऑर्गन्स को इनहिबिट करेंगे, जो हमारे स्ट्रेस को फाइट करने में मदद नहीं करेंगे, उनके रिसेप्टर में 2 आना चाहिए। तो अब हम लोग बस ये नेमिंग से इसको फिल अप कर देंगे।
इसका ये मतलब हुआ जो भी टिश्यू ऑर्गन स्टिमुलेट करना है, जो हमारे स्ट्रेस के दौरान मदद करेंगे फाइट करने में, उनके अंदर क्या होना चाहिए, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए या फिर बीटा 1। ठीक। ऑन द अदर हैंड जो इनहिबिट करना है टिश्यू हमें, उनके अंदर अल्फा 2 या बीटा 2 रिसेप्टर होना चाहिए। ये बेसिक रूल है, ये जनरलाइज्ड रूल है कि स्टिमुलेट सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में जो टिश्यूज या ऑर्गन्स हमारी मदद करें उनमें अल्फा 1 बीटा 1 होने चाहिए रिसेप्टर्स, और जो हमारी मदद जो ऑर्गन टिश्यूज हमारे काम के नहीं होंगे ड्यूरिंग द स्ट्रेस, उनके अंदर अल्फा 2 और बीटा 2 रिसेप्टर्स होने चाहिए। अब इस रूल में एक्सेप्शन है। ठीक। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये सर्कुलेशन है। ठीक। अब सर्कुलेशन से हमारे पास ब्लड वेसल्स निकली हैं, 2 ब्लड वेसल्स हैं। एक ब्लड वेसल हमारी किडनी की तरफ जा रही है, ठीक, और एक ब्लड वेसल हमारे मसल की तरफ जा रही है। ठीक। अब ड्यूरिंग सिंपैथेटिक एक्टिवेशन या फिर ड्यूरिंग एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमें लॉजिकली ये देखना है कि ब्लड डाइवर्ट किसकी तरफ ज़्यादा करना है। हमें यूरिन बनाना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के वक्त, स्ट्रेसफुल कंडीशन के वक्त, या फिर स्केलेटल मसल्स को ब्लड सप्लाई ज़्यादा देना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस केस में जाहिर बात है मुझे ब्लड फ्लो स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा चाहिए। आई नीड टू डाइवर्ट द ब्लड टू नेसेसरी प्लेसेस, ठीक, विच विल हेल्प मी फाइट ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक। तो डाइवर्जन तभी हो पाएगा जहां पे अननेसेसरी ब्लड जा रहा है, वहां के ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो अब जैसे रीनल फ्लो है, रीनल ब्लड फ्लो है, तो उसका मेरा काम तो है नहीं, क्योंकि मैं यूरिन अभी बनाना मेरा मेन गोल है नहीं, तो मुझे ब्लड फ्लो किडनी की तरफ डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक। तो बेसिकली ये डिसाइड कैसे हो रहा है, ये बेसिकली डिसाइड हो रहा है आपका वेजो मोटर टोन से। लेकिन वेजो मोटर टोन कौन से वेसल का कैसा होगा ये डिपेंड करेगा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन पर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब ये लॉजिकली तो ये समझ में आ गया कि स्केलेटल मसल की तरफ जो ब्लड सप्लाई जा रही है वहाँ की ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि मुझे भागना है, फाइट करना है। ठीक। तो मेरा स्केलेटल मसल ज़्यादा काम करेगा, तो मुझे ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। ऑन द अदर हैंड किडनी की तरफ जो रीनल वेसल्स है उस तरफ ब्लड कम जाना चाहिए, ब्लड फ्लो, तो रीनल वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक टैंक ले लेता हूँ, ठीक, और मैं यहाँ से ये जो ब्लड वेसल्स हैं इन ब्लड वेसल्स को एक टैंक में मैंने डुबा दिया। ठीक। अब इस टैंक के अंदर क्या है, इस टैंक के अंदर मैंने एक न्यूरोट्रांसमीटर डाल रखा है। ठीक। और वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा नॉरएपिनेफ्रिन हो सकता है या फिर एपिनेफ्रिन। अब हमें एक्शन समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला ब्लड वेसल मेरा स्केलेटल मसल की तरफ जा रहा है और ये वाला ब्लड वेसल मेरा किडनी की तरफ जा रहा है। ठीक। हमने क्या डिस्कस किया कि किडनी की तरफ मुझे ब्लड फ्लो कम करना पड़ेगा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन पे, और स्केलेटल मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज करना पड़ेगा ड्यूरिंग सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। ठीक। तो जो ब्लड वेसल होगी, जो ट्यूनिका मीडिया वाली लेयर होगी, उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक। अब लॉजिकली ये बताओ कि अगर मुझे ब्लड फ्लो डिक्रीज करना है किडनी की तरफ, तो इस वेसल को वेजो कंस्ट्रिक्ट कराना पड़ेगा मुझे, राइट। तो वेजो कंस्ट्रिक्ट कराना पड़ेगा मतलब इसके स्मूथ मसल्स, जो ब्लड वेसल के स्मूथ वेसल्स हैं, इनका मुझे कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा। ठीक। तो अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा तो मैंने क्या बताया है कि स्मूथ मसल इस ब्लड वेसल का स्टिमुलेट करना होगा। अब मुझे ये बताओ, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू बी स्टिमुलेटेड, ठीक, ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक एक्टिवेशन आर अल्फा 1 या तो फिर बीटा 1। इसका ये मतलब होगा कि जो स्मूथ मसल है किडनी के ब्लड वेसल में, उसको मुझे स्टिमुलेट करना होगा, तभी तो ये वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगी। इसका मतलब किडनी के ब्लड वेसल के स्मूथ मसल में अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए। बात खत्म, सिंपल एज दैट। इसका मतलब नॉरएपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन काम किस रिसेप्टर के थ्रू करेगा? इट विल एक्ट ऑन द अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल्स, रीनल ब्लड वेसल्स, टू vasoconstrict those blood vessels during the sympathetic activation to decrease the blood flow to the kidney.
विच इज़ नॉट नेसेसरी। किडनी का ब्लड परफ्यूजन इज नॉट नेसेसरी ड्यूरिंग द, ठीक। तो आप ऐसा समझो, अब आप ये मत सोचने लग जाना कि भाई यहाँ किडनी को इनहिबिट करना है तो अल्फा 2 और बीटा 2 होना चाहिए। मैंने ये नहीं बताया, मुझे इसके ब्लड वेसल से मतलब है। इस ब्लड वेसल को तो स्टिमुलेट करना पड़ेगा ना, ताकि ये वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाए। दैट इज वाई आई सेलेक्टेड द अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक। ऑन द अदर हैंड स्केलेटल मसल का जो ब्लड वेसल होगा उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है उनके पास भी रिसेप्टर्स होंगे। अब ये बताओ, स्केलेटल मसल का ब्लड फ्लो मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे ये वाला ब्लड वेसल वेजो डायलेट करना पड़ेगा, और वेजो डायलेशन तभी पॉसिबल होगा जब स्मूथ मसल्स, इसके स्मूथ मसल्स रिलैक्स करें, ठीक। इसको तो स्टिमुलेट करना पड़ेगा तभी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो पाएगा। लेकिन स्मूथ मसल्स जो ब्लड वेसल में प्रेजेंट है स्केलेटल मसल के, उनको मुझे रिलैक्स करना होगा तभी वेजो डायलेशन पॉसिबल है, ठीक। तो उनको अगर मुझे रिलैक्स करना होगा तो मेरे पास इनको इनहिबिट करने के लिए दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, अल्फा 2 या तो बीटा 2। तो आई विल यूज द बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ओवर हियर, ठीक। एक बार रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली मैंने ये बताया, जो भी टिश्यू एट द सेलुलर लेवल या फिर कोई भी ऑर्गन एट द सेलुलर लेवल, अगर मुझे उसे स्टिमुलेट करना होगा तो अल्फा 1 या बीटा 1 रिसेप्टर यूज करूंगा। एट द सेलुलर लेवल कोई भी टिश्यू या ऑर्गन को इनहिबिट करना है तो मुझे अल्फा 2 या बीटा 2 यूज करना है। इस केस में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो जो ब्लड वेसल किडनी की तरफ जा रही है उसको मुझे वेजो कंस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि आई डोंट नीड टू मेक यूरिन एट द टाइम ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। दैट्स अ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। जब मैं आराम से लेटा रहूंगा बेड पे अपने, तब मैं यूरिन बना लूंगा भाई, किडनी का फंक्शन देख लूंगा। अभी मुझे जान बचा के भागनी है या फाइट करना है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन पे, तो किडनी का फंक्शन कम करना है। किडनी का फंक्शन तभी कम हो पाएगा अगर मैं रीनल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दूं, बिकॉज आई नीड टू डाइवर्ट दैट ब्लड टू मोर इंपॉर्टेंट एरिया विच इज स्केलेटल मसल, ठीक। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करूंगा रीनल वेसल्स का। वेजो कंस्ट्रिक्शन करने के लिए जो स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल में प्रेजेंट है उनको स्टिमुलेट करना होगा। तो जब वो स्टिमुलेट होंगी तभी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगी, और मुझे उसको स्टिमुलेट करने के लिए अल्फा 1 या बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यूज करना पड़ेगा, एंड आई यूज्ड अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक। ऑन द अदर हैंड blood vessel supplying the skeletal muscle needs to be dilated because I need more blood to the skeletal muscles, ठीक। तो skeletal muscle का जो blood vessel होगा जो सप्लाई कर रहा है, उसका जो स्मूथ मसल होगा उसको मुझे रिलैक्स करना होगा, तभी जो blood vessel skeletal muscle की है वो वेजो डायलेट करेगी, ठीक। वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया बिकॉज आई डिड द वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑन द पार्ट ऑफ किडनी वेसल्स। अब मुझे वेजो डायलेट करना है स्केलेटल मसल के ब्लड सप्लाई पे। वेजो डायलेशन के लिए मुझे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना होगा, इनहिबिट करना होगा। तो दैट इज व्हाई आई विल नीड टू पुट अ अल्फा 2 या बीटा 2 रिसेप्टर, एंड आई यूज्ड अ बीटा 2 रिसेप्टर ओवर हियर, ठीक। इन दोनों रूल्स के अगेंस्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अब हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक। और फिर हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप आप लोग को ये नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो रिसेप्टर्स पे काम करेंगे, अब दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं और दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर या जो हार्मोन या ड्रग है वो एक ही है, लेकिन रिसेप्टर अलग होने की वजह से दोनों का एक्शन अलग है, ठीक। सो आई होप आपको समझ में आ गया ये बेसिक जो जनरलाइज्ड रूल है, अल्फा 1 और बीटा 1 टू स्टिमुलेट अ टिश्यू या सेल, एंड अल्फा 2 बीटा 2 टू इनहिबिट अ सेल और टिश्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।